नमस्कार दोस्तों, ई सिविल टेक में आपका स्वागत है। आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं या फिर समझने वाले हैं कि एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर कैसे बने। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे 7-8 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे डिस्कस करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आज का वीडियो है हाउ टू बिकम अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर। एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर कैसे बने। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप एक डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको कॉलेज में रहते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाली है, और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी ये वीडियो आपके काम की है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी कि आप एक डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिज़ाइन इंजीनियर होता कौन है, उसके बाद उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, फिर कैसे बने डिज़ाइन इंजीनियर, इसका सवाल का जवाब देंगे। फिर उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कॉलेज में जो आपको ध्यान रखना चाहिए कॉलेज में पढ़ते वक्त, मतलब आपको थोड़ा सा एडिशनल फोकस देना उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सॉफ्टवेयर कौन कौन सा सीखना है कॉलेज में रहते हुए, सॉफ्टवेयर कौन कौन सा करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हमें एमई या फिर एमटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सवाल का भी जवाब देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले हु आर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर, कौन होते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर, उसका जवाब देखेंगे। आप अपने आसपास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखते हो, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, स्काईवॉक, ब्रिजेस, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप अपने आसपास देखते हो, पर आपने कभी सोचा इन्हें बनाता कौन है। तो इसका जवाब है कि इसको कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं बना सकता, इसको पूरा टीम बनाता है। तो ये कैसा रहता है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं, वो बहुत ही एसेट हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनको बनाने के लिए पूरा का पूरा टीम लगता है। जैसे कि आप एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का एग्जांपल ले लो, तो बिल्डिंग में देखोगे कि प्रोजेक्ट कंसल्टेंट होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं जो कि डिज़ाइन कंसल्टेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, एमईपी का टीम होता है, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें डिज़ाइन इंजीनियर का बेसिकली क्या काम होता है कि एक बिल्डिंग में जब भी कोई बिल्डिंग बनना स्टार्ट होता है तो आप देखोगे सबसे पहले फाउंडेशन, कॉलम और बीम्स और उसके बाद स्लैब्स बनाए जाते हैं। ये बेसिक एलिमेंट्स रहते हैं जो कि एक्चुअली स्ट्रक्चर्स रहते हैं। आप बोल सकते हैं कि जैसे कि बोन्स रहते हैं बिल्डिंग के, जो पूरे बिल्डिंग को कैरी करते हैं, जो पूरे बिल्डिंग का लोड उठाते हैं। तो जो डिज़ाइन इंजीनियर्स रहते हैं वो इन्हीं स्लैब्स का, बीम, कॉलम और फाउंडेशन का साइजेस कैलकुलेट करते हैं। मतलब डिज़ाइन मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ ऐसे ही साइज दे देते, नहीं, वो एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जितना लोड बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है, उस लोड को कैरी करने के लिए कितना बीम और कॉलम के साइजेस चाहिए उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसमें रेनफोर्समेंट कितना लगेगा वो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं। तो उसका ड्राइंग बनवा के वो देते हैं, तो वो डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं। तो बेसिकली डिज़ाइन इंजीनियर्स का काम रहता है कि जो लोड कैरिंग एलिमेंट्स होते हैं बिल्डिंग के अंदर, उनको वो डिज़ाइन करते हैं। अब देख लेते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। जो डिज़ाइन कंसल्टेंट्स रहते हैं या फिर डिज़ाइन इंजीनियर जो रहते हैं, उनके पास जो काम आता है वो आर्किटेक्ट के थ्रू आता है या फिर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के थ्रू आता है। तो जो आर्किटेक्ट का ड्राइंग आता है, उस ड्राइंग को सबसे पहले इंजीनियर को रीड करना होता है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक बिल्डिंग बनाना है तो जो ड्राइंग आएगा वो आर्किटेक्ट का ड्राइंग प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के थ्रू आ सकता है, या फिर आर्किटेक्ट के थ्रू डायरेक्टली एक डिज़ाइन इंजीनियर के पास आ जाता है। डिज़ाइन इंजीनियर को उस ड्राइंग को रीड करना होता है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उसमें हॉल, किचन, बेडरूम, ये सब कहाँ पर है, उसका पोजीशन और वॉल प्लेसमेंट डायग्राम आर्किटेक्ट बना करके दे देता है इंजीनियर को। उसको रीड करता है इंजीनियर, और फिर कहाँ पर उसके कॉलम्स वो प्लेस करना है और कहाँ पे बीम्स प्लेस करना है वो डिसाइड करता है। एक बार कॉलम्स और बीम्स फाइनलाइज हो गए कि कहाँ पे कॉलम्स एंड बीम वो प्लेस करने वाला है, फिर वही कॉलम एंड बीम्स के ड्राइंग से वो स्टैड प्रो या ईटैप्स का सॉफ्टवेयर यूज करके एक मॉडल बनाएगा, और उस मॉडल पे वो जितने भी बिल्डिंग के ऊपर लोड्स आने वाले उन लोड्स को कैलकुलेट करके अप्लाई करेगा। जैसे डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, ये सारे लोड्स वो बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा और फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन करेगा।
वो सारे कैलकुलेशन के बाद वो ड्राफ्टमैन को देगा। अपने ड्राफ्टमैन एक्चुअली इंजीनियर्स के अंडर काम करते हैं, तो ड्राफ्टमैन के टीम को देगा। वो जो उसका आउटपुट है डिज़ाइनर का, वो आउटपुट दे करके वो ड्राइंग्स बनाते हैं। तो वो ड्राइंग जो है वो फाइनली कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्टर उस ड्राइंग को देख करके लेबर के हेल्प से वो पूरा बिल्डिंग को बनाता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया कि डिज़ाइन इंजीनियर्स करते क्या है। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो देखो, सबसे पहले जब भी आप किसी बिल्डिंग या फिर किसी स्ट्रक्चर को आप डेवलप करते हो, डिज़ाइन बनाते हो, तो डिज़ाइनर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि डिज़ाइनर ही एक ऐसा बंदा रहता है जो रिटर्न में लिख के देता है कि ये बिल्डिंग पर्टिकुलर लोड के लिए डिज़ाइन है, पर्टिकुलर विंड लोड के लिए या फिर अर्थक्वेक लोड के लिए 50 साल के लिए डिज़ाइंड है। तो अगर नेचुरल कैलामिटीज़ आती है तो उसमें भी बिल्डिंग को फेल नहीं होना चाहिए, अगर वो उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए डिज़ाइंड है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है डिज़ाइन इंजीनियर की। और क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं, तो लाइफ लॉस बहुत ज़्यादा होता है, मनी का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए डिज़ाइनिंग का काम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। और हर एक कैलकुलेशन को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करना होता है और बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन करना होता है कि कहीं पे भी कोई मिस्टेक या फिर कहीं पे भी कोई चूक ना रह जाए। तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक डिज़ाइनर की। तो डिज़ाइनर क्या करता है, रिटर्न में देता है कि ये 50 ईयर्स के लिए बिल्डिंग डिज़ाइन है, तो ये पर्टिकुलर बिल्डिंग इतने टाइम तक टिकी रहेगी। उसके साथ साथ डिज़ाइनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहता है कि जब साइट पे कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है तब उसे जाके साइट पर रेनफोर्समेंट चेक करना रहता है। कास्टिंग के पहले, मतलब कंक्रीट पोरिंग के पहले उनको रेनफोर्समेंट चेक करना होता है स्लैब और कॉलम्स के। तो ये भी एक डिज़ाइनर का काम होता है। तो आप समझ गए होंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। बेसिकली जो डिज़ाइनर रहते हैं वो डिज़ाइन करते हैं, साइजेस बताते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट का, बीम, कॉलम एंड स्लैब्स और फाउंडेशंस के, जो कि एक्चुअली बिल्डिंग को कैरी करते हैं, बिल्डिंग के लोड को कैरी करते हैं। हाउ टू बिकम अ डिज़ाइन इंजीनियर। तो डिज़ाइन इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले अगर आपको डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो डिप्लोमा, डिग्री या फिर मास्टर्स करना होगा आपको सिविल डिपार्टमेंट से। जैसे आप सिविल में डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद आप डिज़ाइनिंग फर्म में, किसी भी डिज़ाइनिंग फर्म में आप एज अ ट्रेनी इंजीनियर ज्वाइन हो जाइए। और 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, अगर आप 3 साल कंटिन्यूस डिज़ाइन के अंदर रहते हैं डिज़ाइन फील्ड में, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइसेंस के लिए। एक बार आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करके आप वहाँ पे साइन कर सकते हैं अपना लाइसेंस के थ्रू कि ये मेरे अंडर में डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी। और कम से कम आपको बीई तो करना ही है ना। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ यहाँ पे आ जाता है उन लोगों के लिए जो लोग एक्चुअली अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं। उन लोग के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, जो कि एक्चुअली कॉलेज में भी उनको कोई गाइड करने वाला होता नहीं है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वो कोई गाइड नहीं करता है। इसमें बच्चे फिर मिस कर देते हैं कि किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले देखो मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जब भी हम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन होते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में ही होता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एकदम बेसिक है कि लोड कैलकुलेट कैसे करना है उसके ऊपर है, और फोर्सेस के ऊपर एक्चुअली डील करते हैं। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स होता है मैकेनिक्स के अंदर, तो उसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि समझ लो ये आपका ABCD है डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए। फिर इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, स्ट्रेसेस, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो ये भी आपका स्टार्टिंग के स्टेप्स है एक डिज़ाइन इंजीनियर बनने के लिए। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर भी आपको बहुत ख्याल रखना है। तो देखो ये सारे जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप बिना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े नहीं पढ़ सकते हो। तो समझ लो कि पहले आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर आपके फंडास क्लियर हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आप अच्छा कर लोगे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगेन ये भी इंटरकनेक्टेड है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। बिना ये दो सब्जेक्ट्स को समझे आप स्ट्रक्चर एनालिसिस को नहीं समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब एक एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं हम लोग।
जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एकदम बेसिक्स है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है और बेसिक फिजिक्स आता है तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कर सकते हो। पर स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आना ही चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहते हैं तो लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 और 2 में भी लोग रो देते हैं। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही इन दोनों सब्जेक्ट्स को मजबूत बना के रखना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। फिर उसके बाद आप स्ट्रक्चर एनालिसिस में अच्छा कर पाओगे। फिर जियोलॉजी, जियोटेक एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये तीनों जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो थोड़ा थियरी कंटेंट इसमें ज़्यादा रहता है। जैसे कि अभी फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स जो हमने देखा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सब में भर भर के न्यूमेरिकल्स रहते हैं, भर भर के फिजिक्स रहते हैं। पर जियोलॉजी, जियोटेक एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हो कि 60% थियरी रहता है, 40% न्यूमेरिकल रहता है ऐसा। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में तो और भी कम न्यूमेरिकल होता है। लेकिन ये क्यों पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कॉलेज में होते हो तभी आपको अच्छा ज्ञान हो जाता है अगर सॉइल के बारे में, तो आप फाउंडेशन डिज़ाइन करते वक्त आपका एक कॉन्फिडेंट रहेगा, क्योंकि फाउंडेशन डिज़ाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक डिज़ाइन इंजीनियर के लिए। वैसे ही कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि साइट पे आप जो कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं, तो कंक्रीट मिक्सिंग के लिए कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जो पर्टिकुलर कंक्रीट का ब्लॉक बनाते हैं वो लोग, उसका रिजल्ट आने के बाद क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, उसको कैसे स्टडी करें, वो सब चीज़ें आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में मालूम पड़ता है। कैसा एग्रीगेट यूज़ करना चाहिए साइट पे, कैसा सैंड यूज़ करना चाहिए, कितना सीमेंट यूज़ करना चाहिए, कितना वाटर कंटेंट उसमें होना चाहिए, एडमिक्सचर क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में मालूम पड़ता है। तो इसका अगर आपको ज्ञान होता है तो आप साइट पे जब जाओगे तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं। फिर उसके बाद आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन, देखो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया तो आप आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए रेडी हो। मतलब ये आपके बेसिक इंग्रेडिएंट है। पहले 3 जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये तीनों अगर आपको आते हैं तो ही आप आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए जा सकते हो। तो आपको आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके ऊपर ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, सिमिलरली जैसे आप आरसीसी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करने के लिए आपको पहले एनालिसिस, लोड एनालिसिस करना होगा, वैसे ही आपको स्टील के लिए भी करना होगा। तो इसीलिए आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना होगा, तो ही आप ये डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स कर पाओगे। तो एक डिज़ाइनर आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है और स्टील स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करता है। और जैसे जैसे आप बहुत ही बड़े कंपनी में काम करने के लिए जाओगे तो वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होते हैं एक एक चीज़ों का। स्टील में भी टावर डिज़ाइन के लिए अलग बंदा रहता है, वेयर हाउस डिज़ाइन के लिए अलग रहेगा, प्लांट डिज़ाइन के लिए अलग होता है। वैसे ही आरसीसी स्ट्रक्चर्स में भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अलग डिज़ाइन टीम होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलग टीम रहता है, ब्रिजेस के लिए अलग टीम होते हैं। तो ये भले आप कॉलेज में सारी चीज़ें एक ही साथ सीखते हो, पर जैसे जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते जाते हो वैसे वैसे आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का एक्सपर्ट होने लगते हो। मतलब ये आरसीसी डिज़ाइन और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े स्कोप हैं जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। पर आप जैसे जैसे जॉब करते जाओगे फ्यूचर में 7-8 साल के बाद आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द एनालिसिस एंड डिज़ाइन, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि कॉलेज में आपको इलेक्टिव रहता है, आपको चूज़ करना रहता है। तो उस समय अगर आपका माइंड एकदम क्लियर है, आपको डिज़ाइन इंजीनियरिंग में ही जाना है, तो प्री स्ट्रेस करके, एडवांस एनालिसिस करके, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप चूज़ करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। देखो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो आपको डिज़ाइन से रिलेटेड ही कोई ना कोई तो प्रोजेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कोई आप कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग या फिर ब्रिज या फिर कोई भी आप एक पर्टिकुलर डिज़ाइन, कोई भी स्ट्रक्चर आप चूज़ कर सकते हो। और उसको क्योंकि आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो आपको पूरा आइडिया आ जाता है कि लोड्स क्या क्या अप्लाई करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, एनालिसिस करना कैसे करना है, ड्राइंग्स कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको हो जाता है, ज्ञान आपको हो जाता है। तो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है तो उसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लोग देखते ही देखते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से किए, अगर आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में मज़ा आता है तो बेसिकली आप डिज़ाइन इंजीनियर बनो।
और अगर कैलकुलेशन में उतना मज़ा नहीं आता है तो आप दूसरे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्कोप है, बहुत ही भर भर के स्कोप है। मैं हो सके तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या एक सिविल इंजीनियर क्या क्या जॉब कर सकता है और कैसे उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए उसका क्या क्या इफ़िशियंसी होना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में। पर ये वीडियो अभी डिज़ाइन इंजीनियर के लिए है, तो हम लोग उसके ऊपर ही डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर्स क्या क्या सीखना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुन के बहुत लोग को लगेगा कि हाँ मुझे तो आता भी है, लेकिन देखो जब भी मैं 12th में था तो मुझे लगता था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुझे आता है, लेकिन जब मैं जॉब ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। बेसिकली डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही सॉलिड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसके अंदर आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन शीट्स बना सकते हो और फिर उसके बाद आपको सिर्फ इनपुट करना है, आउटपुट आपका एक ही बार में आ जाएगा। तो ये बहुत ही टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर है और इसमें जो फॉर्मूलेज होते हैं वो कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए। इज इक्वल टू करके आप कोई भी एक फार्मूला बना सकते हो, तो जो आप लिंक दोगे वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर देगा, तो बार बार आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना वो किसी वरदान से कम नहीं है, इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप ना डिज़ाइन ही फील्ड में नहीं, आप सिविल इंजीनियरिंग करके या फिर सिविल इंजीनियरिंग नहीं भी करते हो, दुनिया भर में किधर भी जाओ ना भर भर के लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स में से ये एक सॉफ्टवेयर है। कमेंट बॉक्स में डाल देना, ज़रूर बनाएंगे इसके ऊपर भी वीडियोस। फिर उसके बाद ऑटोकैड तो भाई देख लो सिविल इंजीनियर को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं वो सारी ड्राइंग्स ऑटोकैड पे होते हैं। मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑटोकैड को टक्कर दे सके ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है अभी भी। मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है और सबसे अच्छी बात है कि आप ऑटोडेस्क के वेबसाइट पे जा करके अगर आप एक स्टूडेंट हो तो फ्री में ऑटोकैड डाउनलोड कर सकते हो और सीख सकते हो। सॉफ्टवेयर्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा और काम भी चालू कर दिया मैंने। एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करे या फिर स्टैट प्रो या ईटैप्स यूज़ करे, जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है, तो वो ड्राइंग जो बनेगा वो ऑटोकैड पे ही लोग बनाते हैं, ठीक है। और वही ड्राइंग जाता है कॉन्ट्रैक्टर के पास और कॉन्ट्रैक्टर वही ड्राइंग देख करके साइड पे कंस्ट्रक्शन चालू करता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और जो ऑटोकैड है ये आपको फर्स्ट ईयर में सीख लेना है। फर्स्ट ईयर में आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर सीखना है या फिर सेकेंड ईयर तक, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसा मान लो कि फर्स्ट ईयर में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लेते हो, सेकेंड ईयर में ऑटोकैड सीख लेते हैं, तो सेकेंड ईयर तक आप ये दो सॉफ्टवेयर को सीख ही लो, ठीक है। उसके बाद स्टैट प्रो और ईटैप्स, ये दोनों सॉफ्टवेयर अगेन डिज़ाइन के लिए काम में आता है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं कि उनको स्टैट प्रो सीखना चाहिए कि ईटैप्स सीखना चाहिए। तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप एक डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप दोनों सीख लो। एक को आप सीख लोगे तो दूसरे को सीखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ यूज़र इंटरफेस का एक बड़ा डिफरेंस है, लेकिन एक बार आपने स्टैट प्रो या फिर ईटैप्स कोई भी एक उसमें से सीख लिया तो दूसरा वाला आप सीख लोगे, क्योंकि आपको एक जो जनरल वे रहता है एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने का, वो दोनों में सिमिलर है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में होता है। ईटैप्स तो सारे आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए ईटैप्स ही यूज़ होता है और स्टैट प्रो स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए और आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ में आता है। तो आप ये दोनों सॉफ्टवेयर्स को थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में रहते हुए आप सीख लो इसको, या आप कहीं पे भी अपने आसपास क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूँ स्टैट प्रो और ईटैप्स। तो आपको मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म भर दीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपना, एमई या फिर एमटेक करना चाहिए कि नहीं। देखो, सिविल इंजीनियर बनने के लिए आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिग्री भी कर सकते हो और उसके बाद एमई या फिर एमटेक भी कर सकते हो। लेकिन अगर आज आप डिप्लोमा करके जाओगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, डिज़ाइन विज़ाइन के लिए तो कोई नहीं पूछने वाला है, इतना तो श्योर है। आपको कम से कम बीई करके जाना है, तब जा करके आपको कोई डिज़ाइन के लिए पूछेगा कि भाई डिज़ाइन में जॉब करना चाहते हो, ठीक है बीई किए हो आ जाओ। और अगर आप एमई किए हो तो कोई बीई वाला खड़ा रहेगा और आप दोनों जन साथ में खड़े रहोगे तो डेफिनेटली आपको सेलेक्ट करेगा, थोड़ा पैसा भी आपको ही ज़्यादा देगा, लेकिन एमई वाले को सेलेक्ट कर लेगा।
आजकल प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट में ही वो लिख के रखते हैं कि उनको एटलीस्ट 2 या 3 इंजीनियर एमई वाले चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके मुझे पर्सनली फील होता है कि अगर आपके पास फाइनेंशियली आप बहुत ही वीक नहीं हो और आप 1-2 साल और अपने स्टडीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, 1-2 साल और दे सकते हो, तो डेफिनेटली आप एमई के लिए जाओ। एमई या फिर एमटेक आपको कर ही लेना चाहिए। अगर आप पैसे को लेकर के, सैलरी को लेकर के बात कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि 6-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका बीई या फिर एमई उतना मैटर करता है जितना आपका टैलेंट मैटर करता है, जितना आपका डिज़ाइन में समझ और आपका जो टीम वर्क रहता है और जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका एटीट्यूड है, मेन एटीट्यूड, आप टीम के साथ किस तरीके से काम करते हो, किसी प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करते हो, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कितना इच्छा है आपकी, कितना आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है रादर देन बीई या एमई। ठीक है, तो ओवरऑल बिगनिंग करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए एमई कर लेना अच्छी चीज़ है, पर फ्यूचर में 6-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका बीई एमई उतना मायने नहीं रखता है जितना आपका एटीट्यूड मायने रखता है। तो ये पूरा एक वीडियो था और ये बताने के लिए कि आप एक डिज़ाइन इंजीनियर कैसे बन सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या फिर कुछ आप कहना चाहते हो, कुछ सजेशन रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।